Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with lecture number 70 from Modern Indian History series. And in this lecture, we will study some important viceroys of India. If a man empties his purse into his head, no man can take it away from him. An investment in knowledge always pays the best interest. Impressive thought. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel and this is my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज का जो टॉपिक है जो कि है वाइसरॉयज ऑफ इंडिया, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो या फिर वाइसरॉयज ऑफ इंडिया हो, इन टॉपिक पे प्री में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनको सेपरेटली और बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो टॉपिक है वाइसरॉयज, ये स्टार्ट करने के पहले जिन लोगों ने मेरा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाला और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाला वीडियो नहीं देखा है वो उसे देख ले ताकि ये टॉपिक समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी जाए। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी होने के कारण मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो सेकंड जो पार्ट है वो आज ही अपलोड होने वाला है, उसका भी वीडियो, तो बने रहिएगा। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि आज कल का जो मेरा एमसीक्यू चैलेंज था वो किसने कंप्लीट किया ये देख लेते हैं। तो मेरा एमसीक्यू चैलेंज जो है वो कंप्लीट करने वालों के नाम है विनीता विश्वास जी, पूजा भारद्वाज जी, स्नेहल पिपरेवार जी और साक्षी द्विवेदी जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें एमसीक्यूज पोस्ट किए, और आपने जो हमें एमसीक्यूज पोस्ट किए हैं वो एमसीक्यूज को हम इस वीडियो लेक्चर के एंड में डिस्कस करके सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज का जो टॉपिक है दैट इज वाइसरॉयज ऑफ इंडिया। उसके लिए मैं आपको बेसिक चीजें बता दूं कि ये आपको दिख रहा है, ये फ्लैग है वाइसरॉयज का। उसके साथ साथ ये भी एक फ्लैग है जो इंडिया के वाइसरॉयज हुआ करते थे या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे, उन सबके ये दोनों फ्लैग है और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं उनका सिंबल है। इस तरह से ये 3 चीजें हैं, काफी अच्छे से डिजाइन की गई है चीजें। तो मैं आपको ये बता दूं कि वाइसरॉयज ऑफ इंडिया, इसके पहले हमने देखा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और हमने देखा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं तो 1773 का जो एक्ट था जिसके थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये पोस्ट बनाई गई थी। उसके बाद हमको ये भी पता है कि 1858 का जो एक्ट था जिसके थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है इनका नाम वाइसरॉय कर दिया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये पोस्ट बनाई गई थी इन ईयर 1833, यानी 1833 का जो एक्ट था उसके थ्रू ये पोस्ट बनाई गई थी और इसको 1858 का जो लॉ था, वो एक्ट था, उसने इसका नाम वाइसरॉय कर दिया था। तो ये सब चीजें अभी आपको पता ही है, ये सब हम बेसिक जो है ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मैं इंडियन पॉलिटी में भी आपके साथ ये सब एक्ट डिस्कस कर चुका हूं, तो अभी आपको पता है कि वाइसरॉय क्या होते हैं। तो वाइसरॉय जब ब्रिटिश कंपनी का जब रूल खत्म कर दिया गया, यानी अगर मैं आपको ये बता दूं कि एक कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जब रूल खत्म कर दिया गया 1858 में और कंपनी के जगह पे आ जाता है क्राउन। क्राउन रूल जब शुरू हो जाता है और कंपनी का रूल खत्म हो जाता है तो क्राउन के अंडर जो पोस्ट हुआ करती थी उसको वाइसरॉय कहा जाता है, यानी खुद ब्रिटिश क्राउन या किंग या क्वीन जो भी होगा उनके तरफ से जो भेजे जाते थे वो वाइसरॉय होते थे, और एक कंपनी की तरफ से जो होते थे वो गवर्नर जनरल या फिर ये सब लोग हुआ करते। तो 1858 में ये बदलाव आया और 1858 से ये सब चेंजेस होने शुरू हुए, जैसे कि हमको ये सब चीजें पहले से पता है। आइए हम स्टडी करते हैं फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। जो पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनते हैं उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1858 से 1862 में वाइसरॉय रहे। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि लॉर्ड कैनिंग जो थे वो ऑलरेडी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके, ये भी चीजें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। अब ये बन जाते हैं वाइसरॉय क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय बना दिया जाता है बाय एक्ट ऑफ 1858। ये सब भी चीजें आपको पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो भी कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी एक इनके वक्त क्या हुआ ये हमें देखना है। तो इनके वक्त जो एक्ट आया था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 के एक्ट के थ्रू जो कंपनी इंडिया पे रूल करती थी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसका पूरा जो पावर था, पूरा जो कंट्रोल था वो इंडिया का, वो पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी से निकाल के क्राउन के हाथ में दे दिया गया। तो क्राउन अभी यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद आके अब इंडिया पे रूल करने वाली थी। ये सब लॉर्ड कैनिंग के वक्त हुआ। सेकेंड बात ये थी कि व्हाइट म्यूटिनी जो है वो यूरोपियन ट्रूप्स ने की थी इन 1859। अब व्हाइट म्यूटिनी क्या है मैं इसका भी आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूं।
सो व्हाइट म्यूटिनी में जिस तरह से हमारे लोगों ने एक म्यूटिनी की थी 1857 में, एक रिवोल्ट कर दिया था जिसको म्यूटिनी कहते हैं, सिपॉय म्यूटिनी। उसी तरह से 1859 में अगर हम देखते हैं तो व्हाइट म्यूटिनी यानी जरूर यूरोपियन सोल्जर्स होंगे, तो जो भी यूरोपियन फोर्सेस थे जो काम कर रहे थे अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, उन सबको जब यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया गया क्योंकि कंपनी का रूल खत्म हो गया था, तो उन सबको अब यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया गया, उन फोर्सेस को। सो उन लोगों ने ये म्यूटिनी की थी इस चीज के खिलाफ कि हम लोगों को क्यों डिसॉल्व कर दिया गया। सो यही सब काम यहाँ पे हुए थे, जिसको व्हाइट म्यूटिनी कहा जाता था। इनके भी फोर्सेस ने यहाँ इनके खिलाफ म्यूटिनी की थी ब्रिटिश के खिलाफ, तो ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि इन्हीं के दौरान, इन्हीं के टाइम पीरियड में एक इंडियन काउंसिल एक्ट भी आया था 1861 का, एक और एक्ट आया था। यानी इनके वक्त दो एक्ट आए थे, एक था 1858 का एक्ट और सेकेंड एक्ट था 1861 का एक्ट। तो अच्छे से याद रखिएगा, इनका नाम है लॉर्ड कैनिंग, और इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि दो इंपॉर्टेंट एक्ट्स इनके वक्त आए थे। अगले जो हम वाइसरॉय स्टडी करने वाले हैं वो है लॉर्ड एल्गिन। सो लॉर्ड एल्जिन फर्स्ट जो है, इनका जो पीरियड था, टाइम पीरियड जब ये वाइसरॉय रहे, वो था 1862 से 1863 में। इनके वक्त मेनली एक सबसे बड़ा एक काम ये है कि इनके वक्त एक मूवमेंट चली थी जिसको वहाबी मूवमेंट कहा जाता है। तो वहाबी मूवमेंट जो है ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं सोशल रिफॉर्मर इस पार्ट में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि लॉर्ड एल्जिन फर्स्ट जो थे इनके वक्त ही ये वहाबी मूवमेंट हुई थी इस देश में। वहाबी मूवमेंट क्या है ये आप अगर जानना चाहते हो डिटेल में तो मेरा सोशल रिफॉर्मर वाला वीडियो देख लीजिए, आपको ये मूवमेंट का पूरा नॉलेज मिल जाएगा। सो यहाँ पे तो मैं मूवमेंट नहीं, आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि इनके वक्त ये मूवमेंट हुई थी। उसके बाद जो अगले वाइसरॉय है जिनको हमें स्टडी करना है उनका नाम है लॉर्ड जॉन लॉरेंस। लॉर्ड जॉन जॉन लॉरेंस जो थे 1864 से 1869 के बीच में वाइसरॉय रहे इंडिया के। इनके वक्त भूटान वॉर लड़ा गया था 1865 में। सो भूटान वॉर जो था, ये वॉर लड़ा गया था ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में और भूटान के बीच में। भूटान क्योंकि ब्रिटिश चाहता था कि भूटान का कुछ पार्ट है, टेरिटरीज है जो इंडिया में आ जाए। सो ये सब चीजें ब्रिटिश कर रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे भूटान वॉर किया गया था। सो भूटान वॉर जो है उसके ऊपर क्वेश्चन तो यूपीएससी या किसी एग्जाम में आते नहीं है वैसे, बस याद रखिएगा लॉर्ड जॉन लॉरेंस जो है इनके अंडर ही ये भूटान वॉर लड़ा गया था इन 1865। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि एक हाईकोर्ट हाईकोर्ट जो है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में बनाया गया था इन 1865, सेटिंग अप ऑफ हाई कोर्ट एट कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास इन 1865। ऑलरेडी मैं ये चीजें आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, हाई कोर्ट बनाया गया था ऑल एंड ऑल। ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। जो हमने जुडिशियरी, डेवलपमेंट ऑफ जुडिशियरी देखा था, जुडिशियरी, उस टॉपिक में हमने ये सब डिस्कस किया है ऑलरेडी। ओके, सो लॉर्ड जॉन लॉरेंस अगले वाइसरॉय बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाइसरॉय जो होते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो रहे, यहाँ पे आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये 1869 से 1872 तक वाइसरॉय रहे इंडिया के। मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके वक्त मेन इवेंट ये हुआ था कि राजकोट कॉलेज जो है, काठियावाड़, काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज गुजरात में आता है, काठियावाड़ वहां पे ओपन किया गया था इन गुजरात। उसके साथ साथ एक और कॉलेज, मेयो कॉलेज जो है अजमेर, ये है राजस्थान वाला। तो ये अजमेर वाला जो कॉलेज है मेयो, ये राजस्थान में ओपन किया गया था। तो ये दो कॉलेजेस दो स्टेट्स में, अभी आज के प्रेजेंट ये दो स्टेट्स है जहाँ पे ओपन किए गए थे लॉर्ड मेयो के वक्त। तो ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस है एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए। उसके साथ साथ ये क्यों, किस चीज के लिए था, तो ये कॉलेज इसलिए था कि जो इंडियन प्रिंसेस है उनको एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी जाए। अब देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट आके रूल कर रही है हम पे, तो प्रिंसली स्टेट्स जो है या फिर जो प्रिंसेस है, जो हमारे यहाँ पे राजकुमार है, राजे है, महाराजे है, उन सबको किस तरह से देश चलाना है, किस तरह से अपना एरिया चलाना है, उसकी एक ट्रेनिंग मिले, राजनीतिक कुछ उनको प्रशिक्षण दिया जाए, इसीलिए ये कॉलेजेस ओपन किए गए थे लॉर्ड मेयो के पीरियड में। उसके साथ साथ स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है उसकी भी स्थापना लॉर्ड मेयो के वक्त ही हुई थी। सो ये जो स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए इनको डायरेक्ट किया था विलियम विल्सन हंटर जी ने। तो ये जो थे विलियम विल्सन हंटर, इन्होंने इनकी हेल्प की थी स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए। यहाँ पे एक प्रिंटेड अकाउंट बनाया जाता था हर डिस्ट्रिक्ट का, टाउन का, विलेज का, और सबको एक किया जाता था। उसके कुछ इकोनॉमिक और सोशल फैक्ट्स डाले जाते हैं, ऐसा एक सर्वे किया जाता था। तो ये सब चीजें यहाँ से शुरुआत हुई थी लॉर्ड मेयो से। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके वक्त डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स भी बनाया गया था। पर एग्रीकल्चर एंड जितने भी आपके यहाँ पे कॉमर्स चलता है, वो सब चीज़ों के लिए, व्यापार चलता है या फिर जितना भी हमारा एग्रीकल्चर है, उन सब के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया था ड्यूरिंग लॉर्ड मेयो। मेयो के वक्त काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव लाए थे। ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी भी है, ऑलरेडी हमने एजुकेशन में देखा हुआ है।
उसके साथ-साथ उन्होंने स्टेट रेलवेज़ भी शुरुआत की थी। रेलवेज़ की शुरुआत किन्होंने की थी, आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। मैंने ये भी बताया है कि रेलवे मिनिट आया था, जिसके थ्रू फर्स्ट जो रेलवे है वो मुंबई से ठाणे तक चली थी। कौन से ईयर में आपको पता है, कौन से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के वक़्त, ये भी आपको पता है। बट इन्होंने एक अलग कांसेप्ट लाया था जो कि स्टेट रेलवेज़ का था। यानी स्टेट रेलवेज़ यानी वही कि जो गवर्नमेंट है उसी का होल्ड रहेगा रेलवेज़ पे, इस तरह से एक स्टेट रेलवेज़ यहाँ पे कांसेप्ट लाया जाता है बाय लॉर्ड मेयो, स्टेट का पूरा यहाँ पे होल्ड रहेगा, तो रेलवेज़ जो है वो स्टेट के अंडर आएगी। इस तरह से लॉर्ड मेयो जो है ये यहाँ पे अपना कार्य करते हैं। सो आपको ये इम्पोर्टेंट जो वाइसरॉय है इनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, इनके सामने आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जैसे लॉर्ड मेयो, जैसे कि फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग थे, उसी तरह लॉर्ड मेयो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड मेयो के बाद जो अगले हम वाइसरॉय पढ़ने वाले हैं, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उनका नाम है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो थे, ये वाइसरॉय बनते इंडिया के फ्रॉम ईयर 1972 टू 1872 टू 1876, ये टाइम पीरियड के लिए। उसके साथ-साथ एक प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे ये इंडिया में आए थे, जब तब यही यहाँ पे वाइसरॉय थे, हमारे लॉर्ड नॉर्थब्रुक ही इंडिया के वाइसरॉय हुआ करते थे। 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे ये इंडिया में आते। उसके साथ-साथ ये जो गायकवाड़ थे बड़ौदा के, उनके ऊपर ट्रायल चलाया गया था, उनके ऊपर केस चलाई गई थी, ये भी नॉर्थब्रुक के ही टाइम पे चलाई गई थी। सो थोड़ा-सा ये ट्रायल के बारे में बता देता हूँ, एक लाइन में अच्छे से। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं कि गायकवाड़ जो थे, इनको इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था, ये इनके ऊपर इनको ब्लेम किया गया था कि इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी की है अपने ही भाई को मारने की, और अपने भाई को इन्होंने मारा हुआ है जिनका नाम खांडेराव था। तो ये सब इनके ऊपर ऐसा एक चार्ज लगाया गया था, बट ऐसा माना जाता है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थी ये खुद ब्रिटिश रेसिडेंट ने ही की थी, जो बड़ौदा के थे या वडोदरा के थे। सो ये सब चीज़ें चली है, तो ये ऐसा इनके ऊपर एक केस चलाया गया था। तो ये था ट्रायल ऑफ गायकवाड़ जो हुआ था नॉर्थब्रुक के टाइम पे। उसके साथ-साथ एक मूवमेंट जो है ये भी इनके दौरान चली थी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के दौरान, और इसका नाम है कूका मूवमेंट, जो कि पंजाब में चलाई गई थी। जो कूका मूवमेंट थी ये पंजाब में चलाई गई थी, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो भी ब्रिटिश ने यहाँ पे किया था, जैसे सिख वॉर और ये सब, तो इसका ये पहला पॉलिटिक एक रिएक्शन था, एक ऐसा आप बोल सकते हो। तो लोगों की ने अपनी फीलिंग्स दिखाई थी, सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाया था, सैक्रिफाइस दिखाया था जो देश के लिए वो कर सकते हैं। इस तरह से ये मूवमेंट चलाई गई थी ब्रिटिश के खिलाफ, कूका मूवमेंट जो है पंजाब में, वो सब जो अब तक ब्रिटिश करते आ रहे हैं सिख के खिलाफ या फिर पंजाब के खिलाफ, वो सब का एक रिएक्शन था, ऐसा समझ लीजिए। सो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के वक्त इतने सारे इंपॉर्टेंट इवेंट हुए जो हमने पढ़े। अब हम अगले जो वाइसरॉय पढ़ने वाले हैं, उनके सामने आपको बड़ा स्टार लगाने की फिर से ज़रूरत है, क्योंकि उनका नाम है लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन जो थे ये वाइसरॉय बनते हैं 1876, और 1880 तक ये वाइसरॉय रहते हैं इंडिया के। इनके वक़्त क्या हुआ? सबसे मेन इवेंट, सबसे बुरा इवेंट हुआ हिस्ट्री का, एक तरह से देखेंगे तो फेमाइन हुआ 1876 से 1878 के बीच में, जिससे अफेक्ट हुआ मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद और पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, उसके साथ-साथ पंजाब। और अगर हम देखते हैं तो एक फेमाइन कमीशन बनाई गई थी अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रिचर्ड स्टार्च। रिचर्ड स्टार्चे जो थे, इनके ये प्रेसिडेंट थे इस फेमाइन कमीशन के 1878 के, कि अब क्या करना चाहिए, ये जो फेमाइन आया है इसके चलते ब्रिटिश ने क्या एक्शन लेनी चाहिए और क्या करना चाहिए, इसके लिए रिचर्ड स्टार्चे के अंडर फेमाइन कमीशन भी बनाई गई थी। ये सब हुआ था लॉर्ड लिटन के टाइम पे। आप इनकी तस्वीर देख पा रहे हो यहाँ पे लॉर्ड लिटन की। फेमाइन आने के बाद आपको पता है कि सूखा पड़ता है, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता है, खाना नहीं होता है, जिसके कारण बहुत लोगों की डेथ होती है बाय स्टारवेशन। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चलती हैं फेमाइन में, और ये फेमाइन इनके वक़्त हुआ था। उसके साथ-साथ एक रॉयल टाइटल्स एक्ट पास किया गया था 1876 में। सो ये जो टाइटल्स एक्ट था, रॉयल टाइटल्स एक्ट, इसी के दौरान जो क्वीन विक्टोरिया थी, उस टाइम पर जो क्वीन हुआ करती थी ब्रिटेन की, वो जो क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, उनको एक टाइटल दिया गया था कैसरे हिंद और क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया। एम्प्रेस ऑफ इंडिया का मीनिंग होता है वही कि एक सोवरेन रूलर इंडिया का जो है वो क्वीन ही है, क्वीन के अलावा और कोई नहीं है। सबसे ऊपर जो होगी इस देश के लिए वो भी क्वीन होगी, ये कैसरे हिंद है। तो ये सब टाइटल क्वीन विक्टोरिया को यहाँ पे दिया गया था बाय रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876, जो आया था लॉर्ड लिटन के ही समय में। उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, जिसके बारे में हम ये स्टडी कर चुके हैं। वर्नाकुलर यानी लोकल लैंग्वेज में जो प्रेस है उसके ऊपर जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाने, उसके लिए एक एक्ट लाया गया था 78 में। ये भी लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था। हम डेवलपमेंट ऑफ प्रेस में ये स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद अगला है द आर्म्स एक्ट। 1878 में एक आर्म्स एक्ट लाया गया था, वो भी लॉर्ड लिटन के ही टाइम पे आया था। तो आर्म्स एक्ट क्या है, मैं आपको ये थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता देता हूँ।
ये जो आर्म्स एक्ट था इसके चलते मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंडियंस हैं उनको मैन्युफैक्चर करने की, आर्म्स को मैन्युफैक्चर करने की, उन्हें बेचने की, सेल करने की, उनको अपने पास रखने की यानी पजेस करने की या फिर कैरी करने की, ये जो परमिशन थी ये निकाल ली गई। ये एक्ट ने ये सब चीज़ें हटा दी कि आप उसको ये सब कर सकते हो, उस आम को रख सकते हो, बना सकते हो, बेच सकते हो। उसके साथ-साथ ये मैंडेटरी कर दिया था कि जो इंडियन है जिनको खुद की बंदूक रखना है, खुद की गन रखना है, उनको एक लाइसेंस लेना ज़रूरी है अंडर आर्म्स एक्ट। तो ये आर्म्स एक्ट भी लाया गया था लॉर्ड लिटन के टाइम पे। इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों को अगर रखना है तो हम डायरेक्टली हथियार रख सकते थे, बट यहाँ से आर्म्स एक्ट ने एक लाइसेंस का एक प्रोविज़न लाया था। उसके बाद इनके दौरान इन्हीं के टाइम के दौरान एक सेकंड अफगान वॉर हुआ था इन 1878 टू 80। वही अफगानिस्तान और ब्रिटिश के बीच में ये वॉर लड़ा गया था। ये भी लड़ा गया था 78 से 80 के बीच में, ये लॉर्ड लिटन का ही टाइम था। इतने सब इंपॉर्टेंट जो है इनके वक्त इतने इवेंट्स हुए जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इनके नाम के सामने आप लगा लीजिएगा स्टार मार्क, और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, तो स्टार मार्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले जो हम वाइसरॉय पढ़ने वाले हैं उनके सामने भी स्टार मार्क लगाने की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि उनका नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो थे ये वाइसरॉय बनते 1880 में, और 1884 तक वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहते। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो लॉर्ड लिटन के वक्त वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, इस प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया, इसको बंद करा दिया लॉर्ड रिपन ने 1882 में, है ना। जितने भी ये रेस्ट्रिक्शन थे, जो भी सेंसरशिप लगाई जाएगी हमारे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे, वो सब हटा देते हैं रिपन। यहाँ पे आप उनकी तस्वीर देख सकते हो। और जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट है 1881 का, वो भी यहाँ पे लाया गया था, जिसके थ्रू जो लेबर्स थे उनको कुछ राइट्स दिए गए, उनको कुछ अधिकार दिए गए, उनके लिए कुछ प्रोविजंस थे, जिसके चलते उनके जो कंडीशन है वो सुधारी जाएगी। ये भी बहुत अच्छा एक कार्य हुआ था। ये हुआ था फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 पास हुआ था, वो भी लॉर्ड रिपन के टाइम पे पास हुआ था। उसके साथ साथ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन को इन्होंने कंटिन्यू किया था। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन यानी होता है कि स्टेट हो या यानी उस उनके वक्त तो प्रोविंस थे, प्रोविंस हो या फिर सेंटर हो, है ना। तो सेंटर या फिर आज हम स्टेट कहते हैं। सेंटर और स्टेट जो इनका जो फाइनेंस के जितने भी चीजें होगी वो अलग अलग होगी, अलग अलग पावर्स हो गए आप अपने फाइनेंस पे। ये सब जो चीजें है ये इन्होंने कंटिन्यू किया था। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक गवर्नमेंट रिजोल्यूशन जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, वो भी इन्हीं के वक्त आया था कि इंडिया में एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। 1882 में ये लाया था इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन, लॉर्ड रिपन ने। ये भी चीजें हम पढ़ चुके हैं जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें हम ये सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं, ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको स्थानीय सरकार या ऐसा कहा जाता है हिंदी में। तो ये आपको पता ही है क्या है, ये ऑलरेडी मैं इसके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन कमीशन, एक एजुकेशन कमीशन लाया गया था, हंटर कमीशन जिसको कहा जाता है, अंडर सर विलियम हंटर। देखिए हंटर कमीशन जलियांवाला बाग के वक्त जो आया था वो अलग था, और एजुकेशन के लिए जो हंटर कमीशन था वो अलग था। हम दोनों जगह पे हंटर कमीशन पढ़ चुके हैं, तो याद रखिएगा ये वाला जो है वो एजुकेशन वाला है 1882 में जो आया था लॉर्ड रिपन के टाइम पे। उसके साथ साथ इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी 1883 से 1884 में। इल्बर्ट बिल जो था ये इंडियन जजेस जो थे उनको यूरोपियन जो लोग हैं उनकी भी केसेस चलाने का पावर देता था, जो कि इंडियन जजेस के पास नहीं था। यूरोपियन की पावर यूरोपियन की केसेस यूरोपियन जजेस ही चला सकते थे इंडिया में, बट ये इल्बर्ट बिल ये पावर दे रहा था इंडियन को। बट इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, जिसके चलते इसमें कुछ बदलाव करके इसको पास कराने की कोशिश की गई। बट ये जो इल्बर्ट बिल की जो कंट्रोवर्सी चली वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे ही चली थी 1883 से 1884 के दौरान। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि रेंडिशन ऑफ मैसूर इनके वक्त हुआ था। इसका मतलब मैं आपको ये बता देता हूं, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा ही है एंग्लो मैसूर वॉर, उसमें हमने देखा था कि जब ब्रिटिश अटैक करते, ईस्ट इंडिया कंपनी जब अटैक करती है मैसूर पे और मैसूर से टीपू सुल्तान को हटा देती है, तो फिर से जो वाडियार थे उनके हाथ में वापस से मैसूर को दे देती है। बाद में ब्रिटिश जो है ये फिर से वाडियार के हाथ से निकाल के अपने अंडर मैसूर को ले लेती है, और अब जब रिपन आता है तो रिपन इसको वापस से जो वाडियार डायनेस्टी के रूलर थे उन्हीं को रेस्टोर कर देती है, मैसूर को प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर फिर से दे दिया जाता है। ये जो हुआ था ये 1881 में हुआ था, जिसको रेंडिशन कहा जाता है, रेंडिशन एक्ट ऑफ 1881, जिसके थ्रू प्रिंसली स्टेट जो था ये मैसूर को वापस कर दिया गया था, जो ब्रिटिश ने कुछ टाइम के लिए अपने पास रखा था। ये तो मैं आपको एक शॉर्ट में जब हमने एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ा था तब मैं आपको ये बता चुका हूँ, जब एंड में कि ब्रिटिश ने उनको फिर से दे दिया, उसके बाद फिर से छीन लिया, उसके बाद फिर से वापस कर दिया रिपन ने। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रिपन के टाइम पे एक और इवेंट हुआ जो कि एक और इंपॉर्टेंट इवेंट बनता है। लॉर्ड रिपन के नाम के सामने आप फिर से लगा लेंगे एक स्टार, क्योंकि ये भी बनते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाइसराय ऑफ इंडिया।
उसके बाद जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उनका नाम है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो थे ये 1884 से 1888 तक वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहे, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके वक्त थर्ड बर्मीज वॉर हुआ था 1885 से 1886 में। जो बर्मा था, जिसको म्यांमार कहा जाता है, उस पर अटैक किया था लॉर्ड डफरिन के ही टाइम पे ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो ये सब चीजें चली थी, थर्ड बर्मीज वॉर हुआ था। जैसे कि इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि वो पेगु या फिर लोअर बर्मा के लिए एक वॉर हुआ था इसके पहले, बर्मीज वॉर। वो ऑलरेडी मैं एक वाइसरॉय के वक्त एक गवर्नर जनरल के वक्त आपको बता चुका हूँ। तो ये थर्ड बर्मीज वॉर जो है, उसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये अपर बर्मा के लिए था। जो अपर बर्मा है, अपर पार्ट जो होता है बर्मा का, उसके लिए था। अपर बर्मा जो होगा, अपर बर्मा, इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे जो डायनेस्टी रूल करती थी, जिसको कॉनबोंग डायनेस्टी कहा जाता है, तो कॉनबोंग डायनेस्टी को यहाँ से हटा दिया गया था अपर बर्मा से, और ब्रिटिश ने अपने अंडर ले लिया था पूरा म्यांमार ही। पहले लोअर बर्मा को लेती है, बाद में अपर बर्मा को लेती है। तो आप टेंशन मत लीजिए, बर्मीज वॉर भी हम आगे धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक्स जब मैं कवर करूंगा हिस्ट्री के, वो उसमें मैं बर्मीज वॉर आपका कवर करा दूंगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आने वाला समय कोई बता नहीं सकता। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया था। आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, आईएनसी एक पार्टी बन जाती है। ये डफरिन के ही टाइम पे होता है, 1885 में आईएनसी की स्थापना की जाती है। और ये देखिए आप, डफरिन का ही टाइम है ये जिसमें आईएनसी की स्थापना होती है। उसके बाद जो हम वाइसरॉय पढ़ने वाले हैं वो है लॉर्ड लैंसडॉन। लॉर्ड लैंसडॉन जो थे ये रहे इस देश में 1888 से 1894 तक, याद रखिएगा, लॉर्ड लैंसडॉन। लॉर्ड लैंसडॉन जो थे, इनके वक्त एक और फैक्ट्री एक्ट आया जो कि 1891 का फैक्ट्री एक्ट था। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी प्रोविजन रहेंगे वो इस एक्ट में लिखे गए थे, रूल्स एंड रेगुलेशन जितनी भी चीजें हैं। ये एक्ट के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे मैं आपको पिछले एक्ट में बता चुका हूँ कि जो लेबर्स थे उनके कंडीशन सुधारने के लिए लाया था, वैसे ये एक सेकंड एक्ट आता है 1891 का। इसके थ्रू यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट होता है उनको रात में काम करने से रोका गया था, एक तरह से उनके सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, और उनका जो वर्क था वो 11 आवर्स का कर दिया गया था। और इसमें एक तरह से 2 घंटे का रेस्ट भी मिलता था 11 में से। तो ये पूरा यहाँ पे बनाया गया था। ये जो एक्ट था ये, जिसको कहा जाता है 1891 का एक्ट, तो काफी अच्छा एक एक्ट था, लॉर्ड लैंसडाउन ने जो लाया था। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने जो सिविल सर्विसेज था उसको कैटेगरीज बनाया था। हमने ये डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिया, इस लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं। जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे अभी भी देख ले, जुडिशियरी का देख ले, प्रेस का देख ले, एजुकेशन का देख ले, सिविल सर्विसेज का देख ले, एडमिनिस्ट्रेशन का देख ले। यहाँ ये सब नाम आते हुए आपको दिख रहे हैं, आपको समझ रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट थे ये लेक्चर्स। ये जो सिविल सर्विसेज का इन्होंने कैटेगराइजेशन किया था इन इंपेरियल, प्रोविंशियल एंड प्रोविजनल, एंड थर्ड है सबऑर्डिनेट। यहाँ पे गलती से प्रोविजनल लिखा है बट ये प्रोविंशियल है, मैं इसे सुधार। ओके, सब ये अब ये नाम ठीक है। देखिए, इंपेरियल जैसे कि यूपीएससी होती है, प्रोविंशियल यानी जैसे कि एमपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, या फिर जो भी होती है स्टेट की एग्जाम्स, वो यहाँ पे आ जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके साथ साथ सबऑर्डिनेट, उसके नीचे की सेकंड है, या फिर सेकंड क्लास की, या फिर आप देखते हो कि जितनी भी एग्जाम्स है इसके नीचे की, ये सब ये सबऑर्डिनेट। तो ये कैटेगराइजेशन जो किया था लैंसडॉन ने ही किया था, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इनके वक्त का। इंडियन काउंसिल एक्ट इनके वक्त आया था 1892 में, एक और नया एक्ट इनके वक्त लाया गया था। उसके साथ साथ एक डुरैंड कमीशन इनके वक्त बिठाया गया था। डुरैंड कमीशन जो है 1893 में ये बनाया गया था। अफगानिस्तान और इंडिया का जो इशू चल रहा था उसमें इंडिया का कौन सा पार्ट और अफगानिस्तान का कौन सा पार्ट है, उसके लिए एक लाइन खींची गई थी, डुरैंड लाइन, इस कमीशन के द्वारा। अभी ये जो डुरैंड लाइन है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जो ये दो देश को अलग करते हैं उसको डुरैंड लाइन कहा जाता है। तो अच्छे से याद रखिएगा, ये एक छोटा सा पोर्शन है लाइन का जो टच करता है को इंडिया को, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें भी यहाँ से टच होती है ये लाइन। ये जो डुरैंड लाइन है ये दो देश को अलग करती थी उस टाइम पे, इंडिया और अफगानिस्तान को, और एट प्रेजेंट ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पाई जाती है डुरैंड लाइन। इसके लिए डुरैंड कमीशन 1893 में बनाया गया अंडर लॉर्ड लैंसडॉन। ये एक और इनका इंपॉर्टेंट एक ये रहा है, इवेंट रहा है जो इनके अंडर हुआ था। उसके बाद जो अगले है उनका नाम है लॉर्ड एल्जिन सेकेंड। लॉर्ड एल्जिन सेकेंड जो है ये 1894 से 1899 तक वाइसरॉय रहे इस देश के। उसके साथ साथ इनके वक्त क्या हुआ था कि चाफेकर ब्रदर्स जो थे, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, चाफेकर ब्रदर्स जो थे इन्होंने कुछ जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स है उनको मार दिया था। तो ये सब चीजें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रिवॉल्यूशनरी पार्ट 1 में, फेज 1 में। 1897 में हत्या कर दी गई थी, और ये जो हत्या कर दी गई थी बाय चाफेकर ब्रदर्स 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स की, ये लॉर्ड एल्जिन सेकेंड के टाइम पे ही हुई थी।
ये जो 2 ऑफिसर्स थे उसमें आपको पता है एक रैंड थे जो कि प्लेग कमिश्नर थे। तो प्लेग कमिश्नर जो थे पुणे के उनको यहाँ मारा गया था। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो इस तरह से अभी हमने आज जो वाइसरॉय पढ़े वो पार्ट 1 में उन सब के नाम हैं। फर्स्ट हमने पढ़े लॉर्ड कैनिंग, उसके बाद हम आते हैं लॉर्ड एल्जिन फर्स्ट, उसके बाद हम आते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस, उसके बाद हमने पढ़े लॉर्ड मेयो। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड लॉर्ड नॉर्थब्रुक, उसके बाद हमने लॉर्ड लिटन को स्टडी किया एंड देन वी हैव स्टडीड लॉर्ड रिपन। आफ्टर लॉर्ड रिपन हमने स्टडी किया लॉर्ड डफरिन को, उसके बाद हम पढ़ते हैं लॉर्ड लैंसडॉन को और हम आखिरी में पढ़ते हैं लॉर्ड एल्जिन सेकेंड को 1894 से 1899 तक जो रहे। अब आगे आने वाले जो वाइसरॉय है वो मैं सेकेंड पार्ट में कवर करने वाला हूँ वाइसरॉय का जो है उसमें। ये आज के रहे वाइसरॉयज, इनको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और इसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम कुछ एमसीक्यू जो है वो स्टडी कर लेते हैं जो मेक एमसीक्यू चैलेंज के दौरान मुझे भेजे थे विनीता जी ने, पूजा जी ने, स्नेहल जी ने और साक्षी जी ने। आप सब ने हमें जो एमसीक्यू भेजे हैं वो डिस्कस करने के पहले मैं ये बता दूं कि ये मेक एमसीक्यू चैलेंज क्या है। मेरा जो मेक एमसीक्यू चैलेंज है वो मेरा इनिशिएटिव है जिसके चलते आपका ये जो टॉपिक है, जो ये जो लेक्चर हो रहा है इसके रिलेटेड कोई एमसीक्यू बनाना है और उसे पोस्ट करना है कमेंट सेक्शन में विथ योर नेम अगला लेक्चर आने के पहले। और वो जो लेक्चर होगा उसमें मैं ये आपका जो क्वेश्चन होगा उसको आपके नाम के साथ पब्लिश करूंगा। ये आप लोगों की तरफ से एक हेल्प होगी सभी एस्पिरेंट्स को। आप उनके आंसर जो है प्रैक्टिस जो एमसीक्यू प्रैक्टिस उसमें उनकी हेल्प करेंगे और आप जो है एमसीक्यू अगर बना पा रहे हो तो आप एमसीक्यू सॉल्व करने में भी एक्सपर्ट बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आइए देखते हैं जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो कौन से टॉपिक से है। ये जो आज एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से है और एक एमसीक्यू आया है मुझे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से भी। तो ये 2 लेक्चर्स में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है इससे रिलेटेड जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है उन्हें देख ले। मैंने स्टार्टिंग में ही उसकी लिंक आपको बता दी है मेरे प्रीवियस लेक्चर की, जिसपे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये देखने मिलेगा ताकि आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें भेजा है विनीता बिस्वास जी ने और क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? कार्टियर, हैरी वेरेल्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन विनीता जी। विनीता जी ने एक और क्वेश्चन भेजा है और क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? रॉजर ड्रेक, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और विनीता जी। अगला क्वेश्चन हमें विनीता जी ने भेजा है और क्वेश्चन में आपको 2 सेट्स दिख रहे हैं, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। सेट 1 में लिखा है ए में वारेन हेस्टिंग्स, बी में लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी में सर जॉन शोर, डी में लॉर्ड वेलेस्ली। सेट 2 में लिखा हुआ है सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, सेकंड पे लिखा हुआ है पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, थर्ड में लिखा है परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल और फोर्थ पे लिखा है एबॉलिश्ड ड्यूअल सिस्टम। आपको सही कोड इसमें से पहचानना है कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन विनीता जी आपके तरफ से, बहुत ही अलग और बहुत अच्छा क्वेश्चन। विनीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतने अच्छे क्वेश्चन पोस्ट किए। अगला क्वेश्चन हमें भेजा है पूजा भारद्वाज जी ने और क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। Vanistart, Battle of Plassey, Sir George Barlow, Vellore Mutiny, लॉर्ड मिंटो, एबॉलिशन ऑफ पेशवाशिप, लॉर्ड वेलेस्ले, ट्रीटी ऑफ वर्साई। इसमें से आपको सही ऑप्शन इनकरेक्ट जो पेयर है वो इसमें से सिलेक्ट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा जी। पूजा जी ने एक और क्वेश्चन भेजा है और क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू वारेन हेस्टिंग्स। ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन, फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवद गीता बाय चार्ल्स विल्किंस, dual government was ended in Bengal, Madras presidency was established। Options A, B and C, B, C and D, only B and C या all of the above। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा जी। एक और क्वेश्चन हमें पूजा जी ने भेजा है और क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग हु वाज नोन एज कॉन्करर ऑफ इंडिया? कार्टियर, सर जॉन शोर, रॉबर्ट क्लाइव या वेनिस्टार्ट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा जी, और पूजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतने अच्छे क्वेश्चन भेजे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमें भेजा है स्नेहल पिपरेवार जी ने और क्वेश्चन है हु पुट एन एंड टू सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट इन इंडिया? रेगुलेटिंग एक्ट, क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स या ब्रिटिश पार्लियामेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी। स्नेहल जी ने एक और क्वेश्चन भेजा और क्वेश्चन है द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वाज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स या डलहौसी। एक और अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी। स्नेहल जी ने जो क्वेश्चन भेजा है वो है विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल फाउंडेड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी इन इंडिया? लॉर्ड एलनबर्ग, लॉर्ड अकलैंड, लॉर्ड डलहौसी या लॉर्ड हार्डिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी आपने भेजे हमें और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतने अच्छे क्वेश्चन पोस्ट किए। अगला क्वेश्चन हमें भेजा है साक्षी जी ने। साक्षी द्विवेदी जी ने जो क्वेश्चन भेजा है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, ओनली वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन साक्षी जी। और ये आखिरी क्वेश्चन था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इस टॉपिक से, जो साक्षी जी ने हमें भेजा था। उसके बाद साक्षी जी ने हमें एक और क्वेश्चन भेजा है, जो कि है गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया से। ये वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है ये वो देख ले। और क्वेश्चन है, who was the governor general of India during launch of civil disobedience movement? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड आयरविन या लॉर्ड वेबल? सो बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन साक्षी जी ने भेजा है। सो साक्षी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतने अच्छे क्वेश्चन भेजे। सो आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग बने रहे और इस लेक्चर में और आपने ये लेक्चर को देखा। सो आप लोगों को अगर ये लेक्चर पसंद आया तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। मेरे फेसबुक पेजेस को लाइक और फॉलो करें, श्रेयस बड़े और श्रेयस बड़े इंटरप्रिटेशन। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, श्रेयस बड़े द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। श्रेयस बड़े @gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो। उसके साथ साथ आप अच्छे से पढ़ाई करें, स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करें और अपने हेल्थ का भी ख्याल रखें। इसी उम्मीद के साथ मैं श्रेयस बड़े आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।